गांगुली जी ऐड कर रहे हैं। चलो गुड इवनिंग एवरीवन। इज ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? क्लियर है। सो ऑडियो वीडियो इज क्लियर फॉर ऑल। लास्ट क्लास में क्या किया था हमने? व्हाट वाज द लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन? लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या था हमारा? आई थिंक वी आर डन विद द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉइल। सॉइल की प्रॉपर्टीज हमने कवर कर ली थी, रिलेशनशिप बता दी थी आपको। सो रिलेशनशिप वाज कंप्लीटेड। सो रिलेशनशिप कंप्लीट कर ली थी हमने। चलिए, हाँ कर ली थी हमने, रिलेशनशिप बता दी थी आपको मैंने सारी। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे फिर। सो विल कंटिन्यू। So we'll continue with the next point of reference. Next of the point of reference is index property of the soil. So next of the point of reference is index property of soil. So now I'll be talking about index properties of the soil. अब हम बात करेंगे इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल की। अब क्या होती है इंडेक्स प्रॉपर्टी की? नहीं, आज क्लास नहीं हो पाएगी शुभम। क्लास कल से कंटिन्यू होगी, तो आज क्लास नहीं हो पाएगी। विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। सो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल अभी होती क्या इंडेक्स प्रॉपर्टी? These are the properties. These are the properties which helps in. These are the properties which help in. Which helps in classification and identification. And identification. And identification of soil. So today we'll talk about आज हम बात करेंगे उन प्रॉपर्टीज की जो हेल्प करती हैं सॉइल को क्लासिफाई करने में और उसको आइडेंटिफाई करने में। टेक्निकली नोन एज व्हाट? इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल। तो इंडेक्स प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है सॉइल की जो सॉइल को क्लासिफाई करने में या उसको आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करती है। तो उन प्रॉपर्टीज के हम रेफरेंस निकालेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता रखी है पीछे, उनकी मेजरमेंट कैसे होती है उसकी डिस्कशन करेंगे। हाउ टू मेजर दोज प्रॉपर्टीज दैट विल डिस्कस अबाउट। So first of the index property of the soil which helps in classification and identification of the soil is termed as water content. तो पहली जो प्रॉपर्टी अवेलेबल है is termed as water content. अब वाटर कंटेंट होता क्या है वो पीछे हमने डिस्कस किया हुआ है। व्हाट इज वाटर कंटेंट दैट वी हैव डिस्कस्ड। सो व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल? किस चीज को हमने डिफाइन किया था वाटर कंटेंट को? सो हाउ वाटर कंटेंट वाज बीइंग डिफाइंड? तो ये रेशियो था हमारा वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड का। सो इट वाज द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सॉलिड। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि वाटर कंटेंट को हम सॉइल के वेट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन टर्म्स ऑफ द वेट ऑफ द सॉइल। तो ये चीज भी हमने डिस्कस कर रखी है। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम ये डिस्कस करेंगे कि वाटर कंटेंट कैसे निकाला जाता है। हाउ डू वी फाइंड द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो वाटर कंटेंट होता क्या है वो हमें पता है, वाटर कंटेंट को कैसे निकाला जाता है उसकी हम बात करेंगे। नाउ बिफोर टॉकिंग अबाउट द मेजरमेंट ऑफ वाटर कंटेंट, इस वाटर कंटेंट को मेजर करने से पहले, तो बिफोर टॉकिंग अबाउट मेजरमेंट ऑफ दिस वाटर कंटेंट, विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर विच आर अवेलेबल इन द सॉइल। हम बात करेंगे अलग अलग टाइप ऑफ वाटर जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो पहले उसकी रेफरेंस निकाल लेंगे, उसके बाद फिर इसके मेजरमेंट की बात करेंगे। तो एक सिग्निफिकेंट टॉपिक है कि कौन कौन से वाटर अवेलेबल हैं सॉइल के अंदर या हमने क्लासिफाई कर रखे हैं। तो मैं नाम सबके लिख देता हूँ, फिर उसको डिफाइन भी करके दे देता हूँ आपको। आई डिफाइन दैट ऑल्सो, फिर उसकी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है? सो फर्स्ट पॉइंट सेज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, सो फॉलोइंग टाइप्स ऑफ, following types of water, following types of water are being found to be present, are being found to be present in soil. अब कौन कौन से हैं उसको मेंशन कर देता हूँ, डिफाइन भी कर दूंगा, फिर उसकी मेजरमेंट की कहानी डिस्कस करेंगे। तो पहला फर्स्ट इज ग्राउंड वाटर। इसको मैंने एनवायरनमेंट भी बता रखा है आपको शायद।
सो ग्राउंड वाटर, फ्री वाटर और ग्रेविटी वाटर. So ground free gravity. Next is capillary water. So next of the water available is termed as capillary water. So capillary water. Next of the point of reference is structural water. So next of the point of reference is structural water. So structural water. Next of the point of reference is adsorbed water. So adsorbed water. Adsorbed water is further of two types. ये आगे फिर दो तरह का है. First is hygroscopic water. So hygroscopic water. And second is film water. So next is film water. So hygroscopic water and film water. तो ये जानकारी तो लिख दी. So this information is being given to you. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. We'll continue forward. इसको अब डिफाइन करने के लिए सॉइल का सैंपल बनाता हूँ. तो ये हमारा सॉइल का सैंपल है. लेट सपोज दिस इज द सैंपल ऑफ द सॉइल. तो ये सॉइल का सैंपल प्रेजेंट है. लेट सपोज दीज आर दी सॉलिड्स. ये सॉलिड्स है. So solids. Now I have to define different types of water which are available. अब अलग अलग टाइप के आपको वाटर बताने हैं इसके अंदर. अलग अलग टाइप के वाटर बताने हैं. So ये सॉलिड है. This is the solid. So solid. बची हुई बीच में खाली जगह है. So first सॉइल के सॉलिड के अंदर the water which is present is structural water. This is termed as structural water. Same ऐसी रेफरेंस मैंने आपको सीमेंट में बताई थी. Exactly same theory I have discussed in the case of cement also. पर ये सॉइल है. सॉइल को अलग तरीके से हमने रेफर किया हुआ है. So first is structural water. So this is structural water. So this is structural water. तो ग्रीन कलर से जो आपको दिखा रखा है वो स्ट्रक्चरल वाटर है. नेक्स्ट है हमारे पास. नेक्स्ट इज कलर चेंज करते हैं. कलर चेंज करते हैं. नेक्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड फिल्म वाटर. उसको मैंने आपको येलो कलर से दिखा रखा है. तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर और फिल्म वाटर. हाइग्रोस्कोपिक वाटर और फिल्म वाटर. तो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर है, फिल्म वाटर है. सो फर्स्ट इज हाइग्रोस्कोपिक वाटर. इसके ऊपर जो लेयर बनी हुई है वो फिल्म वाटर की बनी हुई है. सो हाइग्रोस्कोपिक वाटर और इसके ऊपर जो लेयर बनी हुई है तो नीचे वाली है हाइग्रोस्कोपिक वाटर. ऊपर वाली जो लेयर है वो है फिल्म वाटर. सो फिल्म वाटर. दोनों को जोड़ के बोला जाता है एडजॉर्ब्ड वाटर. कलेक्टिवली दे आर टर्म्ड एज एडजॉर्ब्ड वाटर. वो अपने पीछे मेंशन किया हुआ है. दैट आई हैव मेंशन्ड अर्लियर. तो ये जानकारी भी निकल के आ गई. ये भी हर पार्टिकल के चारों तरफ मिलेंगे. तो हर पार्टिकल के चारों तरफ प्रेजेंट है. अब एक है हमारे पास कैपिलरी वाटर. दूसरा है हमारे पास ग्राउंड वाटर और फ्री वाटर. अब इसको बताने के लिए कलर बचे ही नहीं है. सो नो मोर कलर इज बीइंग लेफ्ट. हो गए सारे कलर एग्जॉस्ट. देखते हैं अगर कोई कलर बचा हो तो उसके बाद. सो ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया, फिल्म वाटर हो गया. ब्लू बचा हुआ है. चलो ब्लू बचा हुआ है. सो रेस्ट ऑफ द वाटर इज कैपिलरी वाटर और ग्राउंड और फ्री वाटर. इसको मैंने कलेक्टिवली बोल दिया पोर वाटर. सो इट इज कलेक्टिवली टर्म्ड एज पोर वाटर. सो पोर वाटर का मतलब है ग्राउंड वाटर. सो ग्राउंड प्लस कैपिलरी वाटर. इसको नोट करके आगे मेंशन करा दूंगा. अभी सारा फोकस है समझने के ऊपर. हियर द एंटायर स्टोरी इज टू अंडरस्टैंड. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है. ये हमारा ग्राउंड लेवल है. ये हमारा वाटर टेबल लेवल है. दिस इज अवर कैपिलरी जोन. ये हमारी कैपिलरी जोन है. सो दिस इज अवर कैपिलरी जोन. हियर ऑल्सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1. हियर ऑल्सो डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज 1. चलिए देखिए पूरी कहानी क्या है. रेफर द एंटायर स्टोरी. तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है. हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल. द फर्स्ट ऑफ द इंडेक्स प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल इज वाटर कंटेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वाटर कंटेंट? दैट इज नोन टू अस. अब वाटर कंटेंट मेजर कैसे करते हैं इस बात को समझने के लिए पहले मैंने आपको अलग अलग तरह के वाटर बताया सॉइल में. एक एक करके सारे वाटर की एनालिसिस करते हैं कि कौन कौन से वाटर होते हैं. दैट विल रेफर. फर्स्ट द फर्स्ट टाइप ऑफ वाटर इज ग्राउंड वाटर, ग्रेविटी वाटर और फ्री वाटर. अब ये ग्राउंड वाटर, ग्रेविटी वाटर या फ्री वाटर क्या होता है? इट इज द वाटर विच इज प्रेजेंट in the voids of the soil. It is the water which is present in the voids of the soil and is being subjected to only one force, that is its own weight. ये वो पानी है जो सॉइल के voids में प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लगता है, वो है इसका खुद का वेट. सो यू कैन से ग्राउंड वाटर फिल्स द वॉइड. ग्राउंड वाटर फिल्स द वॉइड अप टू द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल. आप ये भी बोल सकते हो
प्लस वालों पर भी ध्यान दो, प्लस का टाइम कम करके इधर टाइम बढ़ा दिया, नॉट फेयर, व्हाट्स द यूज ऑफ रिपीटिंग सब्जेक्ट, फ्री वाले इधर प्लस आ सकते हैं, प्लस वालों पर ध्यान दो। ये बेटा आप बताओगे विक्की सिंह, मेरे को कहाँ ध्यान देना है क्या नहीं देना? ये आपसे पूछ के मैं करूंगा कि कहाँ पे क्या करना है मुझे या क्या नहीं करना। अगली बार शेड्यूल आपसे पूछ के लगाऊं क्या? चलो छोड़ो। हाँ, डिस्कशन किसकी हो रही थी? डिस्कशन हो रही थी ग्राउंड वाटर की। सो ग्राउंड वाटर है, फ्री वाटर है या ग्रेविटी वाटर है, तो तीनों को अलग अलग फॉर्म में समझते हैं। ग्राउंड वाटर इज दैट वाटर, ground water is that water which fills the voids of the soil up to the groundwater table level। क्योंकि ये सारे voids fill करता है ग्राउंड वाटर टेबल, कॉन्सेंट्रेट करो इसके ऊपर अभी। ग्राउंड वाटर वो वाटर है जो voids को fill करता है अप टू द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड वाटर। क्योंकि इस वाटर के ऊपर और कोई फोर्स नहीं लगता, सिर्फ इसका खुद का वेट लगता है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री वाटर। सिंस इट इज बीइंग सब्जेक्टेड टू नो अदर फोर्स देन इट्स ओन वेट, इट इज टर्म्ड एज फ्री वाटर। क्योंकि इसके ऊपर खुद का वेट लग रहा होता है, इसका एक और नाम रख दिया ग्रेविटी वाटर। तो तीनों नामों में कोई ना कोई सिग्निफिकेंस है। पहला नाम ग्राउंड वाटर, क्योंकि ये वाटर वॉइड्स को फिल करता है सॉइल के अप टू द ग्राउंड वाटर टेबल लेवल। दूसरा, इसके ऊपर कोई और फोर्स नहीं लगता सिवाय खुद के वेट के, इसलिए इसका नाम रख दिया फ्री वाटर। तीसरा, क्योंकि खुद का वेट लग रहा है इसीलिए इसका नाम रखा हमने ग्रेविटी वाटर। तो पहला पॉइंट तो हमने ये मेंशन किया कि ग्राउंड वाटर, ग्रेविटी वाटर या फ्री वाटर क्या होता है, तो वो मैंने आपको ब्लू कलर से दिखा रखा है, दैट इज बीइंग शोन इन द फॉर्म ऑफ ब्लू कलर्ड वाटर हियर। तो सॉइल के अंदर मैंने ब्लू कलर का जो भी आपको दिखा रखा है वो हमारा ग्राउंड वाटर है। क्लियर यहाँ तक? रिपीट करना है इसमें तो कुछ भी? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैपिलरी वाटर। अब कैपिलरी वाटर भी सॉइल के वॉइड्स में ही होता है, और वॉइड्स को हम टेक्निकली बोल देते हैं पोर। वॉइड्स को हम टेक्निकली बोल देते हैं पोर, इसलिए मैंने बोल दिया पोर वाटर इज ग्राउंड वाटर प्लस कैपिलरी वाटर। देयर बाय आई एम सेइंग पोर वाटर इज ग्राउंड वाटर प्लस कैपिलरी वाटर। पर फर्क है एक, क्या फर्क है? कैपिलरी वाटर इज दैट वाटर विच इज बीइंग लिफ्टेड बाय द फोर्स ऑफ कैपिलरिटी। कैपिलरी वाटर वो वाटर है जो लिफ्ट हुआ वाटर टेबल लेवल के ऊपर, किसकी वजह से? कैपिलरिटी की वजह से। और कैपिलरिटी मैंने आपको सेपरेटली डिस्कस करके बता रखी है एनवायरमेंट के अंदर। तो कैपिलरी वाटर वो वाटर है विच इज बीइंग लिफ्टेड बाय द कैपिलरी फोर्सेस। इसका मतलब ये हुआ ये पानी फ्री नहीं है। इसका मतलब ये है ये पानी फ्री नहीं है, इसके ऊपर क्या लग रहा है? कैपिलरिटी फोर्स भी लग रही है, इट इज ऑल्सो बीइंग सब्जेक्टेड टू कैपिलरिटी। और आगे सॉइल मैकेनिक्स में कैपिलरिटी को डिटेल में देखेंगे, पर अभी के लिए मेरा फोकस पानी के ऊपर है, कैपिलरिटी के ऊपर नहीं है। पर एक जानकारी निकल के आ गई कि ग्राउंड वाटर फ्री वाटर था, पर कैपिलरी वाटर फ्री वाटर नहीं है। इट इज बीइंग हेल्ड बाय द, इट इज हेल्ड बाय द फोर्सेस, यू कैन से कैपिलरी फोर्सेस। तो इसको कैपिलरी फोर्सेस ने पकड़ रखा है। कहने का मतलब ये है कि ये फ्री वाटर नहीं है। तो कैपिलरी वाटर जोन में भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है, ग्राउंड वाटर जोन में भी डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है। इसका मतलब ग्राउंड वाटर जोन में भी सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं, कैपिलरी वाटर जोन में भी सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं, पर दोनों पानी अलग अलग है। एक जगह प्रेजेंट है कैपिलरी वाटर, दूसरी जगह प्रेजेंट है ग्राउंड वाटर, इसलिए दोनों को बाइफरकेट करके बता रखा है। पर क्योंकि ये दोनों पानी वॉइड्स के अंदर ही होते हैं, इसलिए दोनों को जोड़ के क्या बोल सकते हैं? पोर वाटर बोल सकते हैं। पोर वाटर के ऊपर ऑल द लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स आर एप्लीकेबल एंड दे आर केपेबल ऑफ मूविंग अंडर हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पोर वाटर के ऊपर ऑल द लॉज ऑफ हाइड्रोलिक्स आर एप्लीकेबल एंड दे आर केपेबल ऑफ मूविंग अंडर हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस। और ये हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस क्या होते हैं, ये आपको अलग से बताया जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर। तो कहने का मतलब है अगर आपने कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया, अंडर द इम्पैक्ट ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्स ग्राउंड वाटर भी मूव कर सकता है और कैपिलरी वाटर भी मूव कर सकता है। हेंस वी से व्हाट, दे आर केपेबल ऑफ मूविंग अंडर हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस। तो पहला हो गया ग्राउंड वाटर, दूसरा हो गया कैपिलरी वाटर, दोनों को जोड़ के हमने बोल दिया पोर वाटर। थर्ड इज स्ट्रक्चरल वाटर, जो मैंने आपको हरे कलर से दिखा रखा है। अब स्ट्रक्चरल वाटर नाम में लिखा हुआ है, इट इज द वाटर विच इज प्रेजेंट इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ द soil particle, or you can say it is the water which is chemically combined with the structure of the soil particle। तो वो पानी जो सॉइल के स्ट्रक्चर के साथ केमिकली कंबाइंड है, इसको हम बोल देते हैं स्ट्रक्चरल वाटर।
अब स्ट्रक्चरल वाटर को रिमूव कर पाना अंडर नॉर्मल इंजीनियरिंग ऑपरेशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रक्चरल वाटर को रिमूव कर पाना अंडर नॉर्मल इंजीनियरिंग ऑपरेशंस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। स्ट्रक्चरल वाटर तो तब भी रिमूव नहीं होता जब हम टेम्परेचर को 105 या 110 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दें। हाँ, आप टेम्परेचर को 105 110 से ऊपर ले जाओ तो स्ट्रक्चरल वाटर लॉस हो जाता है बिकॉज ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल पार्टिकल। पर इन जनरल स्ट्रक्चरल वाटर को रिमूव कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है जितने भी इंजीनियरिंग ऑपरेशंस होते हैं। तो ये पार्ट एंड पार्सल होता है किसका, सॉइल के सॉलिड का या सॉइल के स्ट्रक्चर का, ये आप बोल सकते हो। नेक्स्ट ऑफ द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल इज टर्म्ड एज एडसॉर्ब्ड वाटर। ये जो मैंने पीले कलर से आपको दिखा रखा है। अब एडसॉर्ब्ड वाटर क्या है, नाम में लिखा हुआ है, इट्स द वाटर विच इज एडसॉर्ब्ड ओवर द सरफेस ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। It's the water which is held over the surface of the soil particles due to adhesion. आप ये भी बोल सकते हो ये वो पानी है जैसे सॉइल के पार्टिकल ने अडेशन की वजह से अपने सरफेस के ऊपर रोका हुआ है। ये मैंने आपको पीले कलर से दिखा रखा है। इसको भी आगे फर्दर बाइफरगेट कर दिया, दो पार्ट में, एक हाइग्रोस्कोपिक वाटर, दूसरा है फिल्म वाटर। अब हाइग्रोस्कोपिक वाटर और फिल्म वाटर में क्या फर्क है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन हाइग्रोस्कोपिक वाटर और फिल्म वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर वो एडसॉर्ब्ड वाटर है जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है सॉइल के पार्टिकल के, पर फिल्म वाटर वो एडसॉर्ब्ड वाटर है विच इज प्रेजेंट ओवर द लेयर ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो कहने का मतलब है एडसॉर्ब्ड वाटर की वो लेयर जो सॉइल के सॉलिड के डायरेक्टली कांटेक्ट में है, इसको हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। दूसरा, एडसॉर्ब्ड वाटर की वो लेयर जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर के ऊपर प्रेजेंट है, इसको हम बोल देंगे फिल्म वाटर। इसका मतलब आप बोल सकते हो अडहेसिव फोर्सेस ज्यादा डोमिनेटिंग है हाइग्रोस्कोपिक वाटर पे इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द फिल्म वाटर। ये जो एडसॉर्ब्ड वाटर होता है इट इज नॉट केपेबल ऑफ मूविंग अंडर हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस। दिस एडसॉर्ब्ड वाटर इज नॉट केपेबल ऑफ मूविंग अंडर हाइड्रोडायनेमिक फोर्सेस, क्योंकि ये एडसॉर्ब हुआ पार्टिकल के सरफेस के ऊपर। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो डिपेंड कर जाता है पार्टिकल के सरफेस एरिया के ऊपर, और पार्टिकल का जो सरफेस एरिया है वो डिपेंडेंट है पार्टिकल के साइज के ऊपर। इसका मतलब फाइन ग्रेन्ड पार्टिकल में आपको एडसॉर्ब्ड वाटर ज्यादा मिलेगा क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा है। कोर्स ग्रेन्ड सॉइल में आपको एडसॉर्ब्ड वाटर कंपैरेटिवली कम मिलेगा क्योंकि स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम है। इसका मतलब सॉइल के अंदर आपको ये अलग अलग तरह के पानी मिलेंगे, ग्राउंड वाटर है, कैपिलरी वाटर है, दोनों को जोड़ के बोला पोर वाटर, फिर हाइग्रोस्कोपिक वाटर, फिल्म वाटर, दोनों को जोड़ के बोल दिया एडसॉर्ब्ड वाटर, और आखिरी है हमारा स्ट्रक्चरल वाटर। अब कोई सा ही पॉइंट रिपीट करना हो इस पूरी कहानी में से अभी तक, एनी ऑफ द पॉइंट टू बी रेफर्ड अप टिल नाउ फ्रॉम दिस। कैपिलरी वाटर वो वाटर है जो लिफ्ट हुआ वाटर टेबल लेवल के ऊपर ड्यू टू कैपिलरिटी। क्योंकि ये कैपिलरिटी की वजह से लिफ्ट हुआ इसलिए इसको हम कैपिलरी वाटर बोल देते हैं। स्ट्रक्चर पर फर्क पड़ जाएगा, हाँ स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाएगा। अगर आप टेम्परेचर को 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ले जाओगे तो सॉइल के सॉलिड का स्ट्रक्चर ब्रेक कर जाएगा। तो यू कैन से ब्रेकिंग ऑफ द स्ट्रक्चर विल टेक प्लेस। हैवी लोड आ जाए फ्यूचर में तो क्या सॉइल शिफ्ट कर जाएगी, क्या मतलब इस बात का आकाश मतलब सॉइल शिफ्ट कर जाएगी। डिस्कशन तो हम सॉइल वाटर की कर रहे हैं। स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब होता है सरफेस एरिया पर यूनिट, आइदर वॉल्यूम और वेट। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया का मतलब होता है सरफेस एरिया पर यूनिट क्वांटिटी। ये क्वांटिटी को आप लिख सकते हो वेट के टर्म में भी, क्वांटिटी को आप लिख सकते हो वॉल्यूम के टर्म में भी। इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक सरफेस एरिया। क्लियर है? एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस? Sir, how hygroscopic water and film water are different? In hygroscopic water, the effect of the adhesion is comparatively more than that of the film water. Hygroscopic water में adhesion यानी adhesive forces का magnitude film water से ज़्यादा है क्योंकि hygroscopic water directly soil solid के contact में है और film water hygroscopic water के ऊपर present है। स्ट्रक्चर चेंज होने पर क्या, स्ट्रक्चर चेंज नहीं होता है, स्ट्रक्चर ब्रेक होने से स्ट्रक्चरल वाटर लूज होगा, स्ट्रक्चर के चेंज होने से कुछ नहीं होगा। ये स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है, केमिकली कंबाइंड वाटर है। तो जब तक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करेगा ये वाटर को हम यूटिलाइज नहीं कर सकते। विच वाटर इज मोर रेलेवेंट विद रिगार्डिंग टू व्हाट? इन सिविल इंजीनियरिंग विच वाटर इज मोर रेलेवेंट विद रिगार्ड टू व्हाट? किसके रिगार्डिंग पूछ रहे हो? अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहे हो, इतनी बड़ी चीज बोल दिया आपने, इतना वाइड चीज बोल दिया, फिर आपको बताना भी पड़ेगा किसके बारे में रेफरेंस पूछ रहे हो। हर पानी का अलग अलग सिग्निफिकेंस है। एवरी वाटर हैज अ डिफरेंट रोल टू प्ले इन डिफरेंट प्रोसेस। तो सिविल इंजीनियरिंग में तो सारी प्रोसेस आ जाती है।
तो आप किस प्रोसेस की बात कर रहे हो? यू आर टॉकिंग अबाउट विच प्रोसेस? चलिए आगे। अरे हाँ, सॉइल मैकेनिक्स में कौन सी प्रोसेस की बात कर रहे हो? मतलब फालतू की बात करनी है। सिविल इंजीनियरिंग की जगह सॉइल मैकेनिक्स में एक ही चीज होती है जैसे। तो अभी तक की रेफरेंस हम ये लिख रहे थे कि कौन कौन से पानी प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, विच टाइप ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन दी सॉइल। एक रेफरेंस भी दे देता हूँ आपको हाइग्रोस्कोपिक वाटर की। पीछे मैंने मेंशन कर रखा था हाइग्रोस्कोपिक वाटर। अच्छा, जगह नहीं है यहाँ पे, तो मैं यहीं पे मेंशन कर देता हूँ हाइग्रोस्कोपिक वाटर का जो मैग्नीट्यूड है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। स्ट्रक्चर वाटर का रोल इन इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर वाटर का रोल कुछ नहीं है इंजीनियरिंग के अंदर। अगर मेरी बात ध्यान से सुनो, आपके डाउट आए नहीं। अभी साफ साफ ये स्टेटमेंट दी थी कि नॉर्मल इंजीनियरिंग वर्क में ऐसी कोई एप्लीकेशन आती नहीं है जिसमें सॉइल का स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाए, इन विच द सॉइल स्ट्रक्चर ब्रेक्स। इसीलिए स्ट्रक्चरल वाटर कभी यूटिलाइज होता ही नहीं है। अब आप देखो अपना सवाल क्या पूछ रहे थे आप, व्हाट प्रॉब्लम यू आर आस्किंग। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर की मैग्नीट्यूड बतानी है। सो हाइग्रोस्कोपिक वाटर की मैग्नीट्यूड बतानी है। सो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, इसका मैग्नीट्यूड है 1 से लेके 2%, देन 6 से लेके 7%, 16 से लेके 17%। So hygroscopic water for different types of soil, for sand, for silt, for clay। ये मैग्नीट्यूड भी दे दिया आपको। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वाटर इज आल्सो गिवन टू यू। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट है, इट डिपेंड्स अपॉन स्पेसिफिक सरफेस एरिया। तो जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया ज्यादा उसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर की क्वांटिटी भी ज्यादा, जिसका स्पेसिफिक सरफेस एरिया कम उसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर की क्वांटिटी भी कम। क्योंकि ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली पूछता है इसलिए मैंने मेंशन करा दिया कि व्हाट द मैग्नीट्यूड ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। क्लियर चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये था कि वाटर कंटेंट को मेजर कैसे करते हैं, और वाटर कंटेंट को मेजर करने से पहले ये डिस्कस किया कि कौन कौन से टाइप ऑफ वाटर सॉइल में होते हैं। अब इसके मेजरमेंट की बात करते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द मेजरमेंट ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो पहला पॉइंट ऑफ रेफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल, so water content of the soil can be measured, water content of the soil can be measured, by any of the following methods, by any of the following methods। अब सवाल ये आती है कि वाटर कंटेंट को मेजर कैसे करें। एन मेथड्स अवेलेबल है और कोई ना कोई एक मेथड आपसे जरूर पूछेगा। एनी वन ऑफ द मेथड आउट ऑफ डिफरेंट मेथड्स व्हिच आर अवेलेबल विल बी आस्क्ड। तो कोई ना कोई प्रॉपर्टी पूछी जाएगी इसमें से आपसे, तो सारे मेथड्स ध्यान से एक एक करके उठाते हैं। पहला तरीका, फर्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल इज नोन एज ओवन ड्राइंग मेथड। So first of the method available is termed as oven drying method। अब सारी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है आपको, you have to take proper care of all the properties available। अब प्रॉपर्टीज में मैं बोल के बता देता हूँ, जो कंसेप्ट होगा टेस्ट का वो डिस्कस कर लूंगा। तो पहला जो मेथड अवेलेबल है इज नोन एज ओवन ड्राइंग मेथड। तो फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है ओवन ड्राइंग मेथड का? इट इज द मोस्ट एक्यूरेट लेबोरेटरी मेथड विच इज अवेलेबल विद अस। ये सबसे एक्यूरेट लेबोरेटरी तरीका है जो हमारे पास अवेलेबल है। अब दो जानकारी एक साथ दे दी मैंने आपको, एक इसकी एक्यूरेसी कितनी है, दूसरा ये फील्ड मेथड है या लैब मेथड है। तो ये एक लैब मेथड है, इसको लैब के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरा, इसकी एक्यूरेसी बाकी वाले मेथड से क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा है। इट्स एक्यूरेसी इज कंपैरेटिवली मोर देन द अदर मेथड्स व्हिच आर अवेलेबल ऑफ सेम कैटेगरी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ये तो फायदे हुए। ड्रॉबैक, ड्रॉबैक ये है कि इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर दिस मेथड टू गिव द रिजल्ट कम्स आउट टू बी कंपैरेटिवली मोर। कितना टाइम लग जाता है वो भी देखते हैं आगे। करते क्या है स्ट्रेस के अंदर, व्हाट डू वी डू इन दिस टेस्ट, वी टेक अ क्रूसिबल। हम एक क्रूसिबल लेते हैं, हम क्रूसिबल लेते हैं, कहने का मतलब एक कंटेनर लेते हैं जिसमें टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। वी नोट द ड्राई मास ऑफ दिस क्रूसिबल। इस कंटेनर में जितना भी मॉइस्चर है उसको हटाया और उसके ड्राई मास को हमने नोट कर लिया। तो ड्राई मास इज बीइंग नोटेड बाय अस। तो लेट अस सपोज इसका मास कितना निकल के आ गया, m1 निकल के आ गया। तो इट्स मास कम्स आउट टू बी m1। फिर क्या किया इसके अंदर हमने, फिर इसके अंदर हमने मॉइस्ट सैंपल ऑफ सॉइल डाली। तो सॉइल का सैंपल डाला, तो सॉइल का सैंपल डाला इसके अंदर, ये सॉइल का सैंपल डाल दिया। तो सॉइल का सैंपल डाला, इसका मतलब क्या क्या है इसके अंदर, इसमें पानी भी है और सॉइल के सॉलिड भी है, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसका मास बन गया m2।
इट्स मास नाउ बिकम्स इक्वल्स टू m2। अब हमने इस सॉइल के सैंपल को और कंटेनर को उठाया, इस सॉइल के सैंपल को और कंटेनर को उठाया और ओवन में रख दिया। सो इट इज केप्ट इन द ओवन, सो ओवन ड्राइंग। टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस रखा, सो टेम्परेचर इज केप्ट टू बी T डिग्री सेल्सियस, ड्यूरेशन इज केप्ट टू बी T आवर्स। अब ये T और T की वैल्यू वेरी करती है हर एक टाइप ऑफ सॉइल के लिए। क्या वैल्यू वेरी करती है उसको एक एक करके मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो कहने का मतलब है टेम्परेचर भी अलग अलग है और ड्यूरेशन भी अलग अलग है फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल, तो इसका आपको ध्यान रखना है। टेक प्रॉपर केयर ऑफ दिस। सो T आवर्स एंड T डिग्री सेल्सियस। जब हमने सारे पानी को रिमूव कर दिया इसमें से, सारे पानी को रिमूव कर दिया इसमें से आफ्टर स्पिक्यूलेटेड टाइम, जो भी स्पिक्यूलेटेड टाइम है हमारा, उसके बाद हमने सैंपल का दोबारा मास नोट कर लिया। लेट सपोज मास निकल के आ गया m3। तो हमने कंटेनर लिया खाली, उसको ड्राई किया, उसका मास निकाला m1, उसमें मॉइस्ट सैंपल डाला सॉइल का, इसका मास नोट कर लिया m2। इसको ओवन में रखा, ड्राई किया एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, जो भी स्टिपुलेटेड टाइम है उसके बाद हमने सैंपल को बाहर निकाला, उसका दोबारा मास नोट कर लिया। तो ये ड्राई सॉइल है हमारी, ये मॉइस्ट सॉइल थी, तो वी कैन से दिस इज मॉइस्ट सॉइल सैंपल, दिस इज ड्राई सॉइल सैंपल। ये सैंपल हमारी ड्राई हो गई, तो ये ड्राई सॉइल सैंपल। ये सीक्वेंस निकल के आते हैं इस टेस्ट के अंदर, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ दिस टेस्ट। अब फोकस किसके ऊपर है? फोकस है कितने टेम्परेचर पे ओवन ड्राइंग करोगे और कितने टाइम के लिए ओवन ड्राइंग करोगे। अब जानकारी देना इसकी जरा, कौन से टेम्परेचर पे ओवन ड्राइंग करते हैं और कितने टाइम के लिए ओवन ड्राइंग करते हैं। पहला, अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है, इफ द सॉइल इज इनऑर्गेनिक इन नेचर, टेम्परेचर इज केप्ट इन द रेंज ऑफ 105 टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो उसको मैं सेपरेटली मेंशन कर देता हूँ। फॉर दैट आई एम मेंशनिंग इट सेपरेटली। सो फॉर इनऑर्गेनिक सॉइल, सो यू कैन से फॉर inorganic soil, so for inorganic soil temperature is in the range of 105 to 110 degree celsius, 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। for organic soil, for organic soil temperature is kept up to 60 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर की वैल्यू रखी जाती है 60 डिग्री या उससे कम, तो 60 डिग्री सेल्सियस। for soil having, for soil having, for soil having gypsum, for soil having gypsum temperature is kept less than equal to 80 डिग्री सेल्सियस। अभी टेम्परेचर की वैल्यू बता दी आपको। तो अगर इनऑर्गेनिक सॉइल है टेम्परेचर रखेंगे 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। अगर ऑर्गेनिक सॉइल है टेम्परेचर रखा जाता है 60 डिग्री सेल्सियस से कम। क्यों टेम्परेचर को 60 से कम रखा? टू अवॉइड द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द टेस्ट, ताकि हमारा ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए। अगर सॉइल में जिप्सम कंटेंट बहुत ज्यादा है, जिप्सम का मतलब क्या होता है? व्हाट द मीनिंग ऑफ जिप्सम? व्हाट डू यू मीन बाय जिप्सम? ये डिस्कस भी कर रखा हमने पहले, आई टॉक्ड अबाउट दिस जिप्सम अर्लियर आल्सो। तो जिप्सम मींस व्हाट? कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O। तो 2H2O है, कहने का मतलब है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसके साथ। तो अगर सॉइल में जिप्सम है जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट होता है, विच हैज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट, उस केस में हम टेम्परेचर को 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं लेके जाते। इट इज CaSO4.2H2O। तो ये चीज ध्यान रखनी है आपको, 2H2O भी है इसके साथ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है इसमें। तो ये पानी लॉस नहीं हो जाए इसलिए टेम्परेचर को 80 डिग्री से कम रखा जाता है। तो हम टेम्परेचर कितना बना के रखेंगे वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ सॉइल। उसी तरीके से टाइम कितना रखेंगे? सो टाइम इज केप्ट टू बी 4 to 5 आवर्स, 4 to 5 hours for sand and gravel, for sand and gravel, and time required is 16 to 20 hours, so 16 to 20 hours for silt and clay। तो टेम्परेचर कितना रखा जाता है वो डिपेंड कर जाता है टाइप ऑफ सॉइल के ऊपर, कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है। तो दोनों का टाइम अलग अलग है, 4 से लेके 5 घंटे, 16 से लेके 20 घंटे। बट इन एनी केस फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम टाइम रखते हैं 24 घंटे, ताकि सारा का सारा पानी लॉस हो जाए, सो दैट द एंटायर वाटर इज बीइंग लॉस्ट आउट, कुछ पानी रहना नहीं चाहिए। तो हम कितना टेम्परेचर रखेंगे, कितना टाइम रखेंगे, वो मैंने आपको सेपरेटली जानकारी दे दी। अब ये हमारे सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन थे। आपने ड्राई कंटेनर का मास लिया, मॉइस्ट सॉइल डाली कंटेनर के अंदर, दोबारा मास ले लिया, फिर उसको ओवन में रखा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे और एक पर्टिकुलर टाइम पे हीट किया आपने, उसके बाद आपने ड्राई सॉइल और कंटेनर का दोबारा मास ले लिया। अब इन तीन रीडिंग की वजह से मुझे वाटर कंटेंट निकालना है। I have to find the water content। अब कैसे निकालें वाटर कंटेंट? हाउ टू फाइंड वाटर कंटेंट? सो वाटर कंटेंट कैसे निकालें? अब मुझे वाटर कंटेंट निकालना है। क्या होता है वाटर कंटेंट? वाटर कंटेंट में भी डिफाइंड एज व्हाट? मास ऑफ वाटर टू द मास ऑफ सॉलिड। मुझे मास ऑफ वाटर निकालना है, मास ऑफ वाटर निकालना है। दूसरे स्टेप में आपको किसका मास पता था?
In the second step, mass of which constituent was known to you? Mass of container plus mass of dry soil plus mass of water. आखिरी स्टेप में मुझे किसका मास पता है? मास ऑफ कंटेनर प्लस मास ऑफ ड्राई सॉइल. तो मास ऑफ वाटर कितना हुआ? मास ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू m2 माइनस m3 डिवाइड बाय मास ऑफ सॉलिड. तो तीसरे केस में मुझे मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ कंटेनर पता है. मास ऑफ कंटेनर घटा दो, आपको मास ऑफ सॉलिड मिल जाएगा. यू विल गेट द मास ऑफ द सॉलिड. सो वाटर कंटेंट एज पर दिस मेथड इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप. चाहे जैसी मर्जी सॉइल हो, टेम्परेचर शुड नॉट बी ग्रेटर देन 110 डिग्री सेल्सियस. तो ध्यान रखना है आपको, चाहे जैसे मर्जी सॉइल हो, टेम्परेचर को 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं लेके जाते इस टेस्ट के अंदर. क्यों? इसका रीजन बता दो क्या है. चाहे जैसी मर्जी सॉइल हो, टेम्परेचर को 110 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं लेके जाते हैं. व्हाई इट इज सो? स्ट्रक्चरल वाटर लॉस हो जाएगा. बिल्कुल सही बात है. सो वी डोंट exceed the temperature beyond 110 degree Celsius. Reason being, it will lead to the loss of the structural water. और हमें पता है कि structural water हमारी इंजीनियरिंग में कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. Structural water is not participating in our engineering works. इसलिए हमें उसकी मेजरमेंट नहीं चाहिए. Hence we don't require the measurement of the structural water in our calculation. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पे तो कुछ भी? कोई सा पॉइंट रिपीट करना उस पे से? एनी पॉइंट टू रेफर ऑन दिस फॉर एनीवन? तो फर्स्ट एंड द मोस्ट एक्यूरेट मेथड अवेलेबल इज टर्म्ड एज ओवन ड्राइंग मेथड. अब इसका ड्रॉबैक क्या निकल के आता है? इसका ड्रॉबैक ये निकल के आता है कि टाइम क्या लगता है इसमें? बहुत ज्यादा लगता है. टाइम रिक्वायर्ड इज ह्यूज. हाँ, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, पर टाइम भी बहुत ज्यादा लगता है. एक और ड्रॉबैक है इसका. देयर इज वन मोर ड्रॉबैक इन दिस. क्या ड्रॉबैक है इसका? देयर इज वन मोर ड्रॉबैक अवेलेबल इन दिस. तो एक तो ड्रॉबैक दिख रहा है, टाइम बहुत ज्यादा लगता है. दूसरा, 20 आवर से भी ज्यादा टाइम रख देंगे तो क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी. तो 24 घंटे से ज्यादा टाइम के लिए ओवन में रखोगे, कॉस्ट ज्यादा निकल के आएगी. तो कॉस्ट विल कम आउट टू बी मोर. तो एक मेथड तो समझ, एक ड्रॉबैक तो समझ में आती है कि टाइम बहुत ज्यादा लगता है. एक और ड्रॉबैक है इसकी, ये मेथड सूटेबल है सिर्फ उसी सॉइल के लिए. दिस मेथड इज सूटेबल फॉर दोज टाइप ऑफ सॉइल which do not absorb the moisture quickly from the atmosphere. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक और ड्रॉबैक है इसकी, ये एप्लीकेबल है सिर्फ उन्हीं सॉइल्स के लिए जो पानी को दोबारा से रीएब्जॉर्ब नहीं करती एटमॉस्फेयर में से. कहने का मतलब है मोस्ट ऑफ दी सॉइल्स रीएब्जॉर्ब द मॉइस्चर डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. तो कहने का मतलब है आपने सैंपल को ड्राई तो कर दिया ओवन में. अब ओवन में ड्राई करने के बाद आपने सैंपल को बाहर निकाला. सैंपल को बाहर निकालने के बाद वेइंग स्केल के ऊपर रखा और तब जाके ये M3 निकल के आया. जैसे ही सैंपल को बाहर निकालोगे, सॉइल मॉइस्चर को दोबारा रीगेन कर लेती है एटमॉस्फेयर में से. सॉइल एटमॉस्फेयर में से दोबारा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है. अगर सॉइल ने दोबारा पानी को एब्जॉर्ब कर लिया एटमॉस्फेयर में से, इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो यहाँ पे वाटर कंटेंट मिल रहा है वो एक्चुअल से ज्यादा मिल रहा है या कम मिल रहा है. If the soil reabsorbs the moisture directly from the atmosphere, the measurement that you are carrying out for water content is more than actual, less than actual. अगर soil ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया एटमॉस्फेयर में से, तो इसमें से कौन से पैरामीटर में चेंज आएगा? इन तीनों में से कौन से पैरामीटर में चेंज आ जाएगा? इन तीनों में से कौन से पैरामीटर में चेंज आ जाएगा? M3 की वैल्यू चेंज हो जाएगी. M3 की वैल्यू क्या निकल के आएगी? M3 की वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा निकल के आ जाएगी. तो M3 की वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा निकल के आ जाएगी क्योंकि कुछ पानी होगा इसके अंदर. मुझे तो ड्राई सॉइल चाहिए, पर कुछ पानी इसमें एब्जॉर्ब हो गया एटमॉस्फेयर में से. अगर M3 की वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा निकल के आ गई, अब चेक कर लो यहाँ पे, अगर M3 की वैल्यू एक्चुअल से ज्यादा निकल के आ गई, इंपैक्ट क्या हुआ? वाटर कंटेंट क्या निकल के आएगी? अगर M3 की वैल्यू ज्यादा निकल के आ गई, M3 कम्स आउट टू बी मोर, तो वाटर कंटेंट क्या निकल के आएगा? मोर देन एक्चुअल निकल के आ जाएगी. वाटर कंटेंट क्या मिलेगा आपको? कम मिलेगा. तो ड्रॉबैक है इस टेस्ट का. इट इज द ड्रॉबैक ऑफ दिस टेस्ट. क्लियर है पूरी कहानी? रिपीट करना है इस पे तो कुछ भी? तो इसके फायदे क्या है, इसके एडवांटेज क्या है, दोनों बातों की डिस्कशन कर ली हमने. बोथ पॉइंट्स आर बीइंग रेफर्ड. बढ़े आगे.
क्लियर यहाँ तक की बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल, अगला मेथड जो अवेलेबल है वाटर कंटेंट को मेजर करने का, is termed as sand bath method. So next of the method available is termed as sand bath method. अब क्या है sand bath method? Can be referred directly from the name. इसको भी नाम से समझा जा सकता है. So can be referred directly from the name. So this is our sand bath method. तो ये है हमारी moist soil. So sand bath method. तो पहला पॉइंट, इट इज अ क्विक फील्ड मेथड। तो पीछे क्या बोला था हमने, वो एक लेबोरेटरी मेथड है, ये क्या है, ये फील्ड मेथड है। तो पीछे वाला तरीका हमने डिजाइन किया था लैब में परफॉर्म करने के लिए, बट सर टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब वाटर भी इवेपोरेट हो जाएगा ना, फिर क्यों टेम्परेचर पर एब्जॉर्ब वाटर भी, कौन से टेम्परेचर पे एब्जॉर्ब वाटर इवेपोरेट हो जाएगा? चलो छोड़ो, फालतू की बातें करनी है। हाँ, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट से दैट इज अ फील्ड मेथड। पीछे वाला लैब मेथड था, ये एक फील्ड मेथड है। पीछे वाला एक टाइम टेकिंग प्रोसेस था, ये एक बहुत ही क्विक मेथड है, इंस्टेंटली आपको रिजल्ट निकाल के देता है ये। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, सैंड बाथ मेथड हम तब यूज करते हैं जब फैसिलिटी अवन की अवेलेबल नहीं हो। व्हेन द फैसिलिटी ऑफ द अवन इज नॉट अवेलेबल, देयर वी गो फॉर व्हाट, सैंड बाथ मेथड। वहां पे हम सैंड बाथ मेथड को यूज करते हैं। करते क्या है सैंड बाथ मेथड के अंदर, व्हाट डू वी डू इन द सैंड बाथ मेथड? इसमें सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन वही हैं जो हमने पीछे रखे हुए हैं। इन दिस मेथड ऑल्सो ऑल द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन आर सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन। जिस पर टेस्ट कर रहे हैं वो टेम्परेचर, अच्छा मैंने टेम्परेचर 60 डिग्री रखा हुआ है, इस पे पानी वेपराइज कर जाएगा, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा। मतलब मेरे को 20 घंटे लग गए थे, 20 घंटे लगे थे 60 डिग्री सेल्सियस पे पानी को वेपराइज करने के लिए। 20 आवर्स वर रिक्वायर्ड एट 60 डिग्री सेल्सियस टू वेपराइज द वाटर। मैंने जब सैंपल को बाहर निकाला, मैंने बोला कि इस सैंपल ने पानी को एब्जॉर्ब किया, ये पानी एब्जॉर्ब भी हो गया और पानी वेपराइज भी हो जाएगा, ये बोलना चाहते हो? तो पानी एब्जॉर्ब भी हुआ और पानी वेपराइज हो गया इंस्टेंटली। मतलब पहले 20 घंटे लग गए थे पानी को वेपराइज करने के लिए, अब पानी वेपराइज हो गया इंस्टेंटली। ऐसा जादू कैसे हुआ? पहले तो 20 घंटे लग गए थे, अब इंस्टेंटली वेपराइज हो गया, ऐसा कैसे हो गया? पूछते हो सवाल, एक बार थोड़ा सोचा करो उसके बारे में, या अपने डाउट लास्ट में पूछा करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब करते क्या इस मेथड के अंदर, व्हाट डू वी डू इन दिस मेथड? इन दिस मेथड द सीक्वेंस ऑफ द ऑपरेशन इज सेम एज दैट ऑफ द प्रीवियस वन। यहां पर सीक्वेंस वही है जो हमने पीछे कर रखी है। क्या करते हैं, पहले हम ड्राई कंटेनर का मास लेते हैं M1, फिर इसमें मॉइस्ट सॉइल रखते हैं, उसका मास ले लेते हैं M2, फिर हम उसको हीट करते हैं, हीट करने के बाद जब सैंपल ड्राई हो जाता है उसका दोबारा मास ले लेते हैं M3। यानी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन वही है। यानी यहाँ पर भी वाटर कंटेंट कैसे निकल के आएगी, हियर ऑल्सो वाटर कंटेंट विल बी गिवन बाय द सेम रिलेशनशिप। तो आप बोलोगे M2 माइनस M3 डिवाइडेड बाय M3 माइनस M1। तो वाटर कंटेंट में तो कोई चीज नहीं निकल के आई, देयर इज नो चेंज इन दी वाटर कंटेंट मेजरमेंट, पर बाकी चीजों में चेंज है। क्या क्या चेंज है? पहला पॉइंट क्या बताया कि इस मेथड को मैं तब यूज करूंगा जब अवन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी हमारे पास, व्हेन देयर इज नो फैसिलिटी ऑफ द अवन अवेलेबल। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, करते क्या है इस मेथड के अंदर, हम हमारे मॉइस्ट सैंपल को कंटेनर के अंदर रख के, कंटेनर को बोलते हैं क्रूसिबल, उसको प्लेस करते हैं सैंड बाथ के अंदर। सो इट इज सैंड बाथ। अब सैंड बाथ का मतलब क्या होता है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस सैंड बाथ? हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने सैंड को फिल कर रखा है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने सैंड को फिल कर रखा है और उसको हम हीट कर रहे हैं। दिस कंटेनर फिल्ड विद द सैंड इज नोन एज सैंड बाथ। तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर सैंड बाथ। अब इसमें इशू क्या है? इशू ये है कि इस मेथड में जो हीटिंग है उसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इन दिस मेथड देयर इज नो कंट्रोल ओवर द हीटिंग प्रोसेस। कहने का मतलब है यहाँ पे टेम्परेचर 60 डिग्री से ऊपर भी जा सकता है, 80 डिग्री से ऊपर भी जा सकता है, 110 डिग्री से ऊपर भी जा सकता है। तो यहाँ हम टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते जैसे ओवन में कर सकते थे। तो ड्रॉबैक है इस मेथड की, इस मेथड में हो सकता है कि स्ट्रक्चरल वाटर लॉस हो जाए, हो सकता है जिप्सम में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो भी लॉस हो जाए, हो सकता है ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज कर जाए। इसीलिए ये मेथड सूट नहीं करता हाईली ऑर्गेनिक सॉइल के लिए,
या उस सॉइल के लिए जिसमें जिप्सम प्रेजेंट हो। तो अगर हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, अगर हमारी सॉइल में जिप्सम कंटेंट ज़्यादा है, हम इस मेथड को अडॉप्ट नहीं करेंगे। इसकी एक्यूरेसी क्या निकल के आती है, कम निकल के आती है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो सवाल आपसे पूछेगा या जो आपने कभी सुना नहीं होगा, वाई टू टेक दी सैंड बाथ हेयर, सैंड बाथ का क्या एडवांटेज है। कहने का मतलब है सैंड बाथ में हीट कराने का फायदा क्या होता है, सैंड बाथ में अगर हमने हीट कराया इसका फायदा क्या होता है। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज है, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं मैं आपको डे टू डे लाइफ में। सैंड बाथ आपने कहाँ, ये तो डायग्राम बना के दिखाइए, सैंड बाथ आप देखते होगे, सैंड बाथ आप देखते होगे, कहाँ सैंड बाथ आती है। सैंड बाथ वो पॉपकॉर्न बनते हैं, वो ठेले पे आता है, उसमें बना के यूनिफॉर्म ईटिंग, और उसमें हाँ पॉपकॉर्न बनते हैं, बादाम, ये सारी चीजें देखी होंगी आपने घरों में। हाँ, सैंड में गर्म जल्दी हो जाती है, अच्छा, गर्म जल्दी हो जाता है। हाँ, मूंगफली ये बेस्ट एग्जांपल है, स्वीट कॉर्न, मूंगफली का एग्जांपल बेस्ट दिया है इसने दीपक सैनी ने। जो मूंगफली होती है वो सैंड बाथ के अंदर बनाई जाती है। अब सैंड बाथ का फायदा क्या होता है, सैंड बाथ का फायदा ये होता है इसमें यूनिफॉर्म हीटिंग होती है। इन सैंड बाथ यूनिफॉर्म एंड ग्रेजुअल हीटिंग टेक्स प्लेस। मूंगफली का एग्जांपल बेस्ट है, तो उसको आपने कभी ना कभी देखा होगा। तो सैंड बाथ का एडवांटेज है इसमें यूनिफॉर्म और ग्रेजुअल हीटिंग होती है। तो यूनिफॉर्म और ग्रेजुअल हीटिंग होती है, कहने का मतलब है टेम्परेचर सडनली बढ़ता नहीं है, टेम्परेचर सडनली कम नहीं होता। क्लियर है यहाँ तक की कहानी। दूसरा फायदा, हमें यहाँ पे सैंड को स्टर नहीं करना पड़ता, वी डोंट हैव टू स्टर दी सैंड। तो दूसरा एडवांटेज निकल के आया। अगर आप ये कंटेनर ग्लास का बनाते हो, ग्लास आसानी से ब्रेक नहीं करता, क्योंकि ग्लास ब्रेक तब करेगा जब टेम्परेचर सडनली बढ़ जाए या टेम्परेचर सडनली कम हो जाए। तो यहाँ पे ग्रेजुअल हीटिंग होती है और यूनिफॉर्म हीटिंग होती है, इसलिए हम सैंड बाथ को प्रेफर करते हैं किसी और तरीके से कंपैरिजन में। तो ये कुछ एडवांटेजेस मैंने आपको बताए हैं सैंड बाथ के, और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दिया। अ प्रैक्टिकल एग्जांपल इज आल्सो बीइंग गिवन टू यू। हाँ बस बहुत हो गया, ये देखो ये सबके एग्जांपल आ रहे हैं यहाँ पे। फालतू की बातों में तो देखो एक नंबर पे रहते हैं। ये देखो मिर्ची बड़ा, वो दूसरा आ गया भुजिया। क्लियर है पूरी कहानी, रिपीट करना है इसमें से कुछ, एनी पॉइंट टू बी रेफर्ड फ्रॉम दिस फॉर एनीवन, कोई सा पॉइंट रिपीट करना हो उसमें से अब। सर आप भी खाते हो? नहीं नहीं, मैं तो क्या है उस पे चलता हूँ, चार्जर पे। मैं खाता थोड़ी हूँ, मेरे पास मेरा चार्जर है एक, तो चार्जर लगा लेता हूँ, चार्ज हो जाता हूँ मैं। क्लियर है, चले आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल, so next of the method available is termed as they will waste time। अब वो तो खुद को समझना चाहिए। सो सैंड बाथ मेथड भी हो गया, सैंड बाथ मेथड भी हो गया, एल्कोहल मेथड। सो नेक्स्ट ऑफ द मेथड अवेलेबल is alcohol method। So next of the method available is alcohol method। तो एक स्टेटमेंट में खत्म करता हूं, सेम एज दैट ऑफ सैंड बाथ मेथड, sand bath method with only change or with only difference here that methylated spirit, that is alcohol, is added to increase the rate of vaporization, increase the rate of vaporization। चलिए आगे बढ़ते हैं। So next of the method available is termed as alcohol method। अब alcohol method में मैंने एक स्टेटमेंट लिखी और पूरी बात को खत्म किया। alcohol method exactly same है as that of sand bath method with only one difference। एक ही डिफरेंस है कि alcohol method में हम वो चीज भी ऐड करते हैं जो उसके नाम में लिखा हुआ है, we add alcohol in the sample।
अल्कोहल ऐड करने के पीछे रीजन क्या है? अल्कोहल की प्रेजेंस में रेट ऑफ वेपराइजेशन बढ़ जाती है, तो उसमें जो टाइम होता है वो कंपेरेटिवली और कम हो जाता है। पर यहाँ पर भी हीटिंग के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। अगर हीटिंग के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इस मेथड से भी जो रिजल्ट निकल के आएंगे वो एक्यूरेट नहीं होते। तो अल्कोहल मेथड, स्टैंड बाथ मेथड फील्ड मेथड है, एक्यूरेसी कम है। अवन ड्राइंग मेथड लैब मेथड है और एक्यूरेसी कंपेरेटिवली ज्यादा है। इनमें टाइम कम लगता है, अवन ड्राइंग में टाइम कंपेरेटिवली ज्यादा लगता है। क्लियर चीज? रिपीट करना है इसमें से कुछ भी अब? हाँ, नॉट एक्यूरेट क्विक मेथड, बिल्कुल सही बात है। अल्कोहल सैंपल के अंदर, हाँ सॉइल में बिल्कुल लेस एक्यूरेट है। चलिए, तो ये वाला मेथड भी हो गया। दिस मेथड इज ऑल्सो बीइंग कंप्लीटेड। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला पॉइंट ऑफ रेफरेंस है हमारा द क्विकेस्ट मेथड अवेलेबल। क्विकेस्ट मेथड अवेलेबल इज कैल्शियम कार्बाइड मेथड। सो कैल्शियम कार्बाइड मेथड और मॉइस्चर मीटर मेथड, और मॉइस्चर मीटर मेथड सबसे फास्ट तरीका है ये वाटर कंटेंट को मेजर करने का। द फास्टेस्ट मेथड अवेलेबल टू मेजर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल। तो सबसे फास्ट तरीका है मॉइस्चर कंटेंट को निकालने का। तो अगला तरीका जिससे हम सॉइल का वाटर कंटेंट निकाल सकते हैं इज नोन एज कैल्शियम कार्बाइड मेथड और मॉइस्चर मीटर मेथड। अब फिर से जो प्रिंसिपल है वो नाम में लिखा हुआ है, यू कैन रेफर द नेम, यहीं से प्रिंसिपल समझ में आ रही है। कैल्शियम कार्बाइड मेथड या मॉइस्चर मीटर मेथड, दोनों नामों की सिग्निफिकेंस है। करते क्या है इस मेथड के अंदर? इस मेथड के अंदर जिस भी सॉइल की आपको, इस मेथड के अंदर क्विक मोर देन सैंड, क्विक मोर देन सैंड मतलब ये क्या हो गया? क्विक मोर देन सैंड। बेटा एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ज्यादा है पीछे वाले तरीकों से, एक्यूरेसी इज मोर देन द प्रीवियस मेथड। एक बार रुको, कंप्लीट करने दो। करते क्या इस मेथड में? इस मेथड में हम 4 से 6 ग्राम सॉइल का सैंपल लेते हैं। तो 4 से 6 ग्राम सॉइल का सैंपल लेते हैं और इसको रख देते हैं मॉइस्चर मीटर के अंदर। तो 4 से 6 ग्राम सॉइल का सैंपल लेते हैं और इसको रख देते हैं मॉइस्चर मीटर के अंदर। हाँ, 5 से लेकर 7 मिनट में रिजल्ट आता है, विद इन 5 to 7 मिनट्स इट विल गिव द रिजल्ट। तो 4 से 6 ग्राम हमने सॉइल का सैंपल लिया और इसको मॉइस्चर मीटर के अंदर रख दिया। मॉइस्चर मीटर में ऊपर एक ये डायफ्राग्राम लगा होता है, दिस डायफ्राग्राम इज बीइंग प्रोवाइडेड। तो हमने क्या किया, 4 से 6 ग्राम सॉइल का सैंपल लिया और इसको मॉइस्चर मीटर के अंदर रख दिया। दूसरा क्या मिलाया इसके अंदर हमने, व्हाट इज बीइंग एडेड बाय अस? हमने इसके ढक्कन को ओपन किया, ढक्कन को ओपन किया, ऊपर एक गेज भी लगी होती है और इसमें मिला दिया कैल्शियम कार्बाइड। तो ये कैल्शियम कार्बाइड मिला दी, तो रेड कलर के ये कैल्शियम कार्बाइड है। सो दिस इज कैल्शियम कार्बाइड, सो दिस इज कैल्शियम कार्बाइड। तो ये कैल्शियम कार्बाइड है, सॉइल के अंदर पानी भी प्रेजेंट है, सॉइल के अंदर पानी प्रेजेंट है। दूसरा, इसके अंदर स्टील की बॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं, तो स्टील की बॉल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्या किया, 4 से लेकर 6 ग्राम सॉइल का सैंपल लिया, सैंपल इतना ही लेना है आपको, जनरली 5 ग्राम लिया जाता है। क्वांटिटी फिक्स क्यों है? क्योंकि कैलिब्रेट कर रखा है हमने इसको। तो 4 से 6 ग्राम सॉइल का सैंपल लिया, उसमें कैल्शियम कार्बाइड को मिलाया, इसके अंदर ही स्टील बॉल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर हमने सैंपल को क्या किया, पूरे सैंपल को शेक किया, पूरे सैंपल को शेक किया ताकि ये स्टील की बॉल कैल्शियम कार्बाइड को कहाँ ले जाए, ये स्टील की बॉल कैल्शियम कार्बाइड को कहाँ ले जाए, सॉइल के वॉइड्स के अंदर ले जाए। कहने का मतलब है हम चाहते हैं कि ये कैल्शियम कार्बाइड पानी के साथ रिएक्ट करे जो सॉइल के अंदर प्रेजेंट है। वी वांट कैल्शियम कार्बाइड टू रिएक्ट विद द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द सॉइल। तो कैल्शियम कार्बाइड पानी से रिएक्ट किया, इट लीड्स टू दी, हाँ मिक्सिंग कराने के लिए बिल्कुल सही बात है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन गैस। सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन गैस। तो कैल्शियम कार्बाइड जब पानी से रिएक्ट करता है क्या बनाता है, एसिटिलीन गैस बनाता है। और ये एसिटिलीन गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है हमारे डायफ्राग्राम के ऊपर, इट एक्सर्ट्स द प्रेशर ओवर द डायफ्राग्राम। और हमने एसिटिलीन गैस के प्रेशर को कैलिब्रेट करा रखा है किसके साथ, वाटर कंटेंट के साथ। वी हैव कैलिब्रेटेड द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एसिटिलीन गैस विद द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल। अब जरा मुझे ये बताना, ये 4 से 6 ग्राम, 4 से 6 ग्राम मास ऑफ सॉइल था या मास ऑफ सॉलिड था? ये 4 से 6 ग्राम मास ऑफ सॉइल था या मास ऑफ सॉलिड था? इट वॉज ए मास ऑफ सॉइल और मास ऑफ सॉलिड। किसका मास था ये 4 से 6 ग्राम? ये सॉइल का मास था।
इसका मतलब यहाँ पे जो कौन है ये बर्मन, बर्मन जी, सॉलिड नहीं है, सॉइल का मास है ये, 4 से 6 ग्राम सॉइल का मास लिया है आपने। तो आपको जो वाटर कंटेंट मिलता है यहाँ पे किसके टर्म में मिलता है? इस मेथड में जो वाटर कंटेंट मिलती है किसके टर्म में मिलती है, ध्यान रखना है यहाँ पे। हियर वी गेट द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ सॉइल, नॉट मास ऑफ सॉलिड। इन टर्म्स ऑफ द मास ऑफ सॉइल, नॉट मास ऑफ द सॉलिड। तो ध्यान रखना क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, डब्ल्यू डैश मिलेगा। और डिस्कस किया था मैंने कि प्रैक्टिकली हम डब्ल्यू डैश को मेजर करते हैं, पर काम किससे करते हैं, डब्ल्यू से करते हैं। तो प्रैक्टिकली भी मेजर डब्ल्यू डैश, आसान होता है उसको मेजर करना, पर हम काम हमेशा डब्ल्यू से करेंगे। तो जो भी थ्योरी होगी वो डब्ल्यू के टर्म में होगी, पर मेजरमेंट हमने किसकी करी यहाँ पे, डब्ल्यू डैश के टर्म में करी। अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बाइड एडेड इज इनसिग्निफिकेंट। कैल्शियम कार्बाइड कितनी ऐड करनी है तो इनसिग्निफिकेंट है, तो मुझे कितना कैल्शियम कार्बाइड ऐड करना है वो तो इनसिग्निफिकेंट हो गया। क्योंकि अगर कैल्शियम कार्बाइड बच भी जाता है, कैल्शियम कार्बाइड बच भी जाता है, बचे हुए कैल्शियम कार्बाइड से मेरे को कोई लेने देना ही नहीं है। मेरे को तो किससे मतलब है, उस कैल्शियम कार्बाइड से जो पानी से रिएक्ट कर गया। तो अगर हम इसको मिक्स नहीं करते क्या नहीं होता, अगर मैं इसको प्रॉपरली मिक्स नहीं करता, अगर मैं इसको प्रॉपरली मिक्स नहीं करता तो पानी पूरा रिएक्ट नहीं कर पाता कैल्शियम कार्बाइड के साथ, आपको एक्चुअल से कम वैल्यू मिलती। तो इस टेस्ट की एक्यूरेसी डिपेंड कर जाती है आपने कितनी अच्छी तरह मिक्सिंग कराई है कैल्शियम कार्बाइड की सॉइल के साथ। ये लैब टेस्ट है, इसको कहीं भी कर सकते हो। लैब टेस्ट भी छोटा सा अपैरेटस ही तो होता है ये, इट कैन बी अडॉप्टेड एनीवेयर। फील्ड टेस्ट भी है, लैब टेस्ट भी है, कहीं पर भी परफॉर्म किया जा सकता है। क्लियर है चीज? तो प्रेफर करते हैं फील्ड के अंदर, क्योंकि टाइम बहुत कम लेते हैं और एक्यूरेसी सैंड बाथ से भी ज्यादा है, एल्कोहल से भी ज्यादा है। क्या ये सैंड बाथ से, हाँ सैंड बाथ से एक्यूरेट है ना, इसमें कौन सा पानी लॉस हो गया हमारा। सैंड बाथ में एरर क्यों आ रही थी, क्योंकि उसमें टेम्परेचर के ऊपर कंट्रोल नहीं था हमारा, तो ऑर्गेनिक मैटर ऑक्सीडाइज हो रहा था, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस हो रहा था, सॉइल का स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा था। यहाँ पर थोड़ी ना ऐसा कोई इशू है, देयर इज नो सच इशू। तो इसकी एक्यूरेसी उनसे तो बहुत ज्यादा निकल के आएगी। बस दिक्कत ये है कि आपको सारा पानी रिएक्ट कराना पड़ेगा कैल्शियम कार्बाइड के साथ, तो प्रॉपर मिक्सिंग करनी पड़ती है। यू हैव टू गो फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ द सॉइल विद द कैल्शियम कार्बाइड। अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं है तो फिर आपको एक्यूरेसी कम मिलेगी, देन द एक्यूरेसी विल कम आउट टू बी कंपैरेटिवली लेस। क्लियर है पूरी कहानी? So the quickest method available to find the water content of the soil, 5 से लेके 7 मिनट में आपको रीडिंग निकाल के दे देगा डायरेक्टली। फिर आप W डैश को रिलेट कर सकते हो W के साथ, रिलेशन मैंने आपको पीछे बता रखी, रिलेशन आप डिस्कस अर्लियर। क्लियर है? W डैश रिपीट करना है और भी पॉइंट इसमें से, एनी अदर पॉइंट टू बी रेफर्ड ऑन दिस, रेस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बाइड इज रिमूव्ड। अरे क्यों रिमूव करना है कैल्शियम कार्बाइड को आपको सैंपल में से, तभी तो बोलता हूँ, मतलब जितने भी सवाल पूछते हो एक ढंग का सवाल नहीं पूछता, फालतू के सवाल। मेरे को सैंपल में से कैल्शियम कार्बाइड क्यों हटाना है, जरा ये बताना। Why you have to remove calcium carbide from the sample? कैल्शियम कार्बाइड की जगह कुछ और यूज कर सकते हैं, हाँ कुछ और यूज कर लो जो आपको रिजल्ट निकाल के दे दे, तो कुछ और यूज कर लो जो आपको रिजल्ट निकाल के दे दे। यू कैन यूज समथिंग एल्स ऑल्सो। क्लियर है पूरी कहानी? चलो थैंक यू एवरीवन, बाकी फिर कल कंटिन्यू करते हैं, रेस्ट विल कंटिन्यू टुमारो।